दोस्तों, आज हम लोग आचार्य कौटिल्य और उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के विषय में जानेंगे। अर्थशास्त्र राजनीति और अर्थशास्त्र का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें ईसा से 3 शताब्दी पूर्व के एतद विषयक भारतीय चिंतन की पराकाष्ठा के दर्शन होते हैं। हमारे प्राचीन चिंतन के बारे में पाश्चात्य विद्वानों का सामान्यतः यही मानना था कि भारत ने विचार क्षेत्र में तो प्रगति की है, लेकिन क्रिया क्षेत्र में बुरी तरह असफल रहा है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर सिद्ध हो जाता है कि हम भारतीय प्राचीन काल में विचार क्षेत्र के साथ कार्य क्षेत्र में भी निपुण थे। इस अर्थशास्त्र में राज्य प्रबंध संबंध समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय वर्णित हैं, जिनका अध्ययन मनन करके भारतीय राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि संसार के राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञ भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इसमें सिद्धांत एवं क्रिया का समन्वित रूप मिलता है। राजनीति संबंधी ज्ञान के भंडार अर्थशास्त्र के लेखक सम्राट चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त चाणक्य माने जाते हैं। आचार्य कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। चाणक ऋषि का पुत्र होने के कारण चाणक्य तथा कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण होने से कौटिल्य इनके उपनाम हैं। वैसे अभिज्ञान चिंतामणि नामक कोश के अनुसार इनके 8 नाम और भी मिलते हैं, यथा वात्स्यायन, मल्लनाग, कौटिल्य, चाणक्य, द्रमिल, पक्षीश स्वामी, विष्णुगुप्त, आंगल आदि। जहाँ कुटिल गोत्रीय ब्राह्मण होने के कारण कौटिल्य कहा गया है, वहाँ यह भी मिलता है कि कुटिल नीति के पक्षपाती होने के कारण इन्हें कौटिल्य नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र के अंत में स्वयं चाणक्य द्वारा लिखे गए इस वाक्य से स्वमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रम च भाष्यम च सिद्ध होता है, स्वयं विष्णुगुप्त ने ही सूत्र और भाष्य की रचना की है। अब हम राज्य की उत्पत्ति के विषय में आचार्य कौटिल्य के विचार को जानेंगे। मनु के अनुसार ही कौटिल्य भी यह मानते थे कि सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। हॉब्स के समान कौटिल्य उस प्राकृतिक अवस्था को राज्य विहीन, कानून विहीन तथा अनैतिक पूर्ण मानते थे। वहाँ जंगल का कानून चलता था, दुर्बल की रक्षा का कोई प्रबंध न था। कौटिल्य ने उसे मत्स्य राज्य की संज्ञा दी है। यह अवस्था भयग्रस्त थी, चारों ओर मृत्यु का तांडव नृत्य होता था। कौटिल्य ने यहाँ पर मनु का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, बल्कि हॉब्स के सिद्धांत के अनुसार समझौता सिद्धांत स्वीकार किया है। जनता ने भय मुक्ति के लिए वैवस्वत मनु से अनुबंध किया कि वह मनु को अपना राजा स्वीकार करते हैं, वह उसकी रक्षा करेगा तथा बदले में जनता उसे कर देगी तथा उसके अनुशासन को स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करेगी। इस प्रकार कौटिल्य मनु के दैवी सिद्धांत को न मानकर समझौता सिद्धांत को मान्यता प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्र में एक स्थान पर आचार्य कौटिल्य प्राकृतिक अवस्था का चित्र खींचते हुए लिखते हैं कि पूर्व काल में एक समय ऐसा भी था जबकि मत्स्य न्याय का प्राबल्य था। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को अपना आहार बना लेती है, उसी प्रकार युद्ध में सबल मनुष्य निर्बल मनुष्यों को निरंतर नष्ट करते रहते थे। अराजकता की इस स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को अपना राजा स्वीकार किया। मनु और प्रजा के बीच एक समझौता किया गया, जिसके अनुसार प्रजा ने राजा को राज्य शासन चलाने हेतु अन्न की उपज का 6वां भाग, व्यापार द्वारा धन का 10वां भाग और हिरण्य की आय का कुछ भाग कर के रूप में देने का निश्चय किया। साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि कर से प्राप्त धन का अधिकारी वही राजा होगा जो अपनी प्रजा को धन धान्य से सुखी रखेगा तथा उसकी व्याधियों एवं शत्रु आक्रमण से रक्षा करेगा। इस प्रकार यह समझौता द्विपक्षीय था, जिसमें राजा और प्रजा दोनों बंधे हुए थे। जो राजा अपने कर्तव्य में च्युत होगा, वह कौटिल्य के अनुसार प्रजा पर अपने अधिकार से वंचित होगा। प्रजा उसकी धन धान्य से सहायता करना बंद कर देगी तथा वह उनका राजा न रहेगा।
इस प्रकार एक साथ ही राजा और राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आचार्य कौटिल्य मानते हैं। राजा ने अराजकता को समाप्त करके राज्य व्यवस्था का श्री गणेश किया। आचार्य कौटिल्य भीष्म की इस बात को भी मान्यता देते हैं कि जब मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तब प्राकृतिक अवस्था का जन्म होता है। आचार्य कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत यद्यपि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हॉब्स से मिलता जुलता है, पर उसमें एक नवीनता पाई जाती है। कौटिल्य का मत है, राजा को पूर्वानुमति के बिना कर लगाने का, उसे संचय करने का तथा व्यय करने का कोई अधिकार नहीं है। कौटिल्य लोक वित्त पर प्रजा का अधिकार मानते हैं, राजा का नहीं। अब हम आचार्य कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के विषय में जानेंगे। भारत के प्राचीन राजनीति विद्वानों ने राज्य के 7 मुख्य अंग बताए हैं। मनु, भीष्म आदि भी राज्य को एक प्राणी साव्य मानकर उसके 7 अंग बताते हैं। शुक्र नीति में भी राज्य की तुलना एक मानव शरीर से की गई है। उसमें लिखा है कि इस शरीर रूपी राज्य में राजा मूर्धा के समान है, अमात्य आँखें हैं, राष्ट्र कान हैं, कोश मुख हैं, बल मान है, दुर्ग हाथ है और मित्र राष्ट्र पैर हैं। चाणक्य के सप्तांग मनु के सप्तांग से मिलते जुलते हैं। मनु ने 7 अंग इस प्रकार बताए हैं: राजा अथवा स्वामी, अमात्य अथवा मंत्री, पुर अथवा राजधानी, राष्ट्र, कोश, दंड अथवा सैन्य बल तथा मित्र। कौटिल्य ने इसे थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। कौटिल्य ने पुर के स्थान पर दुर्ग तथा राष्ट्र के स्थान पर जनपद नाम रखे हैं। आधुनिक विद्वान राज्य के 4 अंग मानते हैं: भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं सार्वभौमिक। कौटिल्य जनपद में आधुनिक युग की भूमि तथा जनसंख्या आ जाती है। कोश तथा दुर्ग कौटिल्य के ही राज्य के अंग थे। आजकल ये सब सरकार के अंतर्गत आते हैं। आधुनिक राजशास्त्री राज्य के लिए उसके चारों तत्वों का होना अनिवार्य मानते हैं। किसी एक के अभाव में कोई भी संस्था राज्य नहीं बन सकती है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार राजा राज्य का संस्थापक होता है। अतः कौटिल्य राजा को केंद्र बिंदु मानकर चलते हैं। राजा एक सूर्य है और सभी अंग उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले नक्षत्रों के समान हैं। यद्यपि कौटिल्य राजा को राज्य का सर्वोच्च मानते हैं, फिर भी वह राज्य को राजा की संपत्ति नहीं मानते हैं। राजा मनमानी से अथवा स्वेच्छाचारी से शासन नहीं कर सकता। प्रजा उसकी दास नहीं है। राजा और प्रजा एक समझौता के 2 समान पक्षधर हैं। राजा का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रजा उससे प्रसन्न है। अतः कौटिल्य राजा को सदैव सचेत रहने का आदेश देते हैं, उसे संयम से जीवन व्यतीत करने का निर्देश देते हैं। वह प्रजा के हित को अपना हित समझे, प्रजा का पुत्र की तरह संरक्षण करे। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग अमात्य हैं। एक पहिए की गाड़ी की भांति राजकाज भी बिना सहायता सहयोग से नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामर्शों को हृदयंगम करे। आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि राजा अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे, क्योंकि उनके हृदय की पवित्रता से वह सुपरिचित होता है, उनकी कार्य क्षमता को भी वह जान चुका होता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विश्वास पात्र होते हैं। आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि ऐसा उचित नहीं है। एक साथ खेलने तथा उठने बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो कि गुप्त कार्यों में राजा का साथ देते रहे हों। समान शील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा का अपमान नहीं करते हैं। आचार्य पराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की युक्तियाँ दोषपूर्ण हैं। पराशर का कहना है कि यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान चरितार्थ होती है। ऐसा करने से यह भी तो संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य की कठपुतली बन जाए, क्योंकि
राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उनके वश में हो जाता है। अतः आचार्य पराशर के अनुसार जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करे, उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए। उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है। आचार्य पिशुन इसको भक्ति कहते हैं। उनका कहना है कि प्राणों की चिंता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवा धर्म है, वह बुद्धि का प्रमाण नहीं, जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दे, क्योंकि इस ढंग से उनके बुद्धि वैशिष्ट्य की परीक्षा हो जाती है। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण अंग जनपद है। जनपद का अर्थ है राष्ट्र, देश अथवा स्वजातीय राज्य। दूसरे शब्दों में जनपद जनयुक्त भूमि है। वस्तुतः जनपद राज्य का आधार रूप है। इसलिए श्रेष्ठकर राजा को यह आवश्यक है कि वह अपने जनपद के योगक्षेम की संपूर्ण व्यवस्था करे। आचार्य कौटिल्य लिखते हैं, राजा को चाहिए कि वह दूसरे देश से मनुष्य बुलाकर अथवा अपनी देश की आबादी को बढ़ाकर पुराने या नए जनपद को बसाए। प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 घर और अधिक से अधिक 500 घर वाले ऐसे गांव बसाए जाएं जिसमें प्रायः शूद्र तथा किसान अधिक हों। एक गांव दूसरे गांव से कोस भर या 2 कोस से अधिक दूरी पर नहीं होने चाहिए, जिससे अवसर आने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, बेर के वृक्ष, खाई, तालाब, सेमल के वृक्ष, समी के वृक्ष और बरगद आदि के वृक्ष लगाकर उन बसाए हुए गांवों की सीमा निर्धारित करें। राज्य की सीमा पर अंतपाल नामक दुर्ग रक्षक के संरक्षण में एक दुर्ग की भी स्थापना करें। जनपद की सीमा पर अंतपाल की अध्यक्षता में ही द्वारभूत स्थानों का भी निर्माण करें। उनके भीतरी भागों की रक्षा व्याघ, शबर, पुलिंद, चांडाल आदि वंचर जातियों के लोग करें। राजा को चाहिए कि वह ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणों के लिए भूमि दान करे, किंतु उनसे कर आदि न ले और उस भूमि को वापस भी न ले। इसी प्रकार विभागीय अध्यक्षों, संख्यकों, गोपों, स्थानिकों, अनिकस्थों, वैद्यों, अश्व शिक्षकों और जंघा करिकों आदि अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रजाजनों के लिए भी राजा भूमि दान करे, किंतु इस प्रकार पाई हुई जमीन को बेचने या गिरवी रखने के लिए वर्जित कर दे। खेती के उपयोगी जो भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम दर्ज की जाए, उसके मर जाने के बाद राजा को अधिकार है कि वह उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र आदि को दे या न दे। किंतु ऐसी ऊसर या बंजर जमीन जिसको किसान ने अपने श्रम से खेती योग्य बनाया है, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी वापस न ले। ऐसी जमीन पर किसानों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई किसान किसी खेती योग्य भूमि को बिना जोते बोए पड़ती ही डाले रखता है, तो राजा को चाहिए कि ऐसे किसान से उस भूमि को छीनकर किसी ज़रूरतमंद दूसरे किसान को दे दे। ऐसे ज़रूरतमंद किसान के न मिलने पर गांव का मुखिया या व्यापारी उस ज़मीन पर खेती करे। खेती करने की शर्त पर यदि कोई ज़मीन को ले और उसमें खेती न करे, तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल और धन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे, और किसानों को भी चाहिए कि फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे धीरे वे उधार ली हुई वस्तुओं को राजा को वापस कर दे। किसानों की स्वास्थ्य वृद्धि और रुग्णता निवारण के लिए राजा उन्हें परिमित धन देता रहे, जिससे कि वे धन धान्य की वृद्धि करके राजकोष को समृद्ध बनावे। किंतु यदि इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को कोई हानि पहुँचे, तो राजा उसको बंद कर दे, क्योंकि कोष के कम हो जाने पर राजा नगर और जनपद निवासियों को सताने लगता है। किसी नए कुल को बसाए जाने के लिए प्रतिज्ञात धन राजा को अवश्य देना चाहिए, अथवा राजकोष की आय के अनुसार स्वास्थ्य सुधार के लिए
राजा धन अवश्य खर्च करता रहे। यदि नगर और जनपद निवासी राजा के द्वारा स्वास्थ्य सुधार के लिए खर्च किए गए धन को चुका दे तो पिता के समान राजा उन पर अनुग्रह करे। राज्य का चौथा महत्वपूर्ण अंग दुर्ग है। राजा के लिए आवश्यक है कि जनपद की सीमाओं की चारों दिशाओं में युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करवाए। दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं: औदक, पार्वत, धानवन और वन दुर्ग। चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे तालाबों से आवृत स्थल औदक दुर्ग कहलाता है। बड़ी बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की कंदराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पर्वत दुर्ग कहलाता है। जल तथा घास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग धानवन दुर्ग है। इसी प्रकार चारों ओर दलदल से घिरा हुआ अथवा कांटेदार सघन झाड़ियों से परिवृत दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। इनमें औदक तथा पार्वत दुर्ग आपत्ति काल में जनपद की रक्षा के उपयोग में लाए जाते हैं। धानवन और वन दुर्ग वनपालों की रक्षा के लिए उपयोगी होते हैं अथवा आपत्ति के समय इन दुर्गों में भागकर राजा भी अपनी रक्षा कर सकता है। राजा को चाहिए कि धनोत्पादन के मुख्य केंद्रों पर बड़े बड़े स्थानीय दुर्गों का निर्माण करवाए। वास्तु विद्या के विद्वान जिस प्रदेश को श्रेष्ठ बताएं वहीं पर नगर बसाना चाहिए अथवा किसी नदी के संगम पर, बड़े बड़े तालाब के किनारे या कमलयुक्त जलाशयों के तट पर भी नगर बसाए जा सकते हैं। दुर्ग का निर्माण संबंधित भूमि के अनुसार गोल, लंबा अथवा चौकोर जैसा भी उचित होना चाहिए। उसके चारों ओर छोटी छोटी नहरों द्वारा पानी का प्रबंध अवश्य रहे। उसके इधर उधर की भूमि में पैदा होने वाली बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह तथा उनके विक्रय का प्रबंध भी वहाँ होना चाहिए। दुर्ग में आने जाने के लिए जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों की सुविधा होनी चाहिए। दुर्ग के चारों ओर एक एक दंड की दूरी पर 3 खाइयाँ खुदवानी चाहिए। वे खाइयाँ क्रमशः 14, 12 और 10 दंड चौड़ी होनी चाहिए अथवा चौड़ाई का तीसरा हिस्सा गहरी भी हो सकती है। उन खाइयों की तलहटी बराबर चौरस एवं मजबूत पत्थरों से बंधी हो। उनकी दीवारें पत्थर अथवा ईंटों से मजबूती से बनी हुई हो। कहीं कहीं खाइयाँ इतनी कम गहरी हों कि जहाँ से जल बाहर की ओर छलकने लगे अथवा किसी नदी के जल से इन्हें भरा जा सके। उनमें जल के निकलने का मार्ग अवश्य रहना चाहिए। कमल के फूल तथा घड़ियाल आदि जलचर भी उनमें रहें। खाई से 4 दंड की दूरी पर 6 दंड ऊंचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नींव वाला एक बड़ा वप्र बनवाया जाए। इसके बनवाने में वही मिट्टी काम में लाई जाए जो खाई से खोदकर बाहर फेंकी गई है। राज्य का 5वां महत्वपूर्ण अंग कोश है। कोश राज्य का आवश्यक अंग है। अर्थशास्त्रकार आचार्य कौटिल्य का कहना है कि सारे कार्य कोश पर निर्भर हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि सबसे पहले कोश पर ध्यान दे। राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी रखना, राजकीय अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, सभी प्रकार के अन्नोत्पादन को प्रोत्साहित करना, जल स्थल में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक व्यापार योग्य वस्तुओं को बढ़ाना, अग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना, ठीक समय पर यथोचित कर वसूल करना और हिरण्य आदि की भेंट लेना, ये सब कोष वृद्धि के उपाय हैं। राजकोष की वृद्धि के लिए राजा समाहर्ता नाम का अधिकारी नियुक्त करे। समाहर्ता अर्थात कलेक्टर जनरल को चाहिए कि वह दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, वज्र और व्यापार संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे। राज्य का 6ठा महत्वपूर्ण अंग दंड है। मनु के समान कौटिल्य ने भी दंड को राज्य की एक प्रमुख प्रकृति बताया है। दंड का तात्पर्य सेना है। राज्य की सेना राज्य का प्रमुख आधार होती है। कौटिल्य सेना में ऐसे वीरों को रखने की सलाह देते हैं जो वंश परंपरा से राजा के प्रति भक्ति रखते हों एवं वंश परंपरा से
सैनिक वृत्ति को अपनाए हुए हो। कौटिल्य दंड को राजा का आभूषण मानते हैं। दंड की शक्ति को ही कौटिल्य राजसत्ता का प्रतीक एवं संप्रभुता का आधार मानते हैं। राजदंड को धारण करने वाला राजा संप्रभुता संपन्न राजा होता है। राज्य का 7वां महत्वपूर्ण अंग मित्र है। कौटिल्य के मतानुसार राज्य का अंतिम लक्षण मित्र है। कौटिल्य का परामर्श है कि पड़ोसियों से राजा को सदैव मित्रता रखनी चाहिए, पर कौटिल्य यह भी कहते हैं कि मित्र राज्यों का चयन करते समय वंश परंपरा से चले आ रहे मित्र राजाओं को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। मित्र बनाते समय राजा को अन्य उपायों से भी मित्र राजाओं की परख करनी चाहिए। श्रोताओं, अब हम अगले भाग में अध्यक्ष व उनके कार्य तथा राजा की दिनचर्या तथा उनके कर्तव्य को जानेंगे। धन्यवाद।